हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल केसीएल ट्यूटोरियल में। और आज के एक बेहतरीन क्लास में हम बात करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यानी जीएमपी। और ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। आज की क्लास जो है वो है 6th सेमेस्टर के टॉपिक हमारा है यूनिट नंबर 5 का लास्ट चैप्टर है, लास्ट टॉपिक है और सब्जेक्ट का नाम है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें हम लोग जीएमपी के बारे में बात करेंगे। जीएमपी क्या होता है, पूरा नाम है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। इसको समझने से पहले थोड़ी सी स्टोरी समझिए। मैंने आपको पढ़ाया था जूरिस्प्रूडेंस में कि जब भारत में दवाओं का कारोबार थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, यहाँ की दवाओं की सप्लाई, जो दवाइयाँ होती थी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, वो विदेशी ले जाते थे यूरोपियन कंट्री के लोग। उस जड़ी बूटी से, यानी हमारे भारत में जो भी जड़ी बूटियाँ होती थी उस जड़ी बूटियों को वो ले जाते थे, उसे क्रूड ड्रग के फॉर्म में कन्वर्ट करते थे और फिर उसे मेडिसिन के फॉर्म में, ठीक है, कन्वर्ट करके मेडिसिन के फॉर्म में, ड्रग्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके वो सप्लाई करते थे। यानी हम ही से दवाई ले जाके मेडिसिन बना के वो हमको ही बेच देते थे। दुनिया बहुत होशियार है, वो ऐसे ही चल रहा था। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वार आया तो दवाओं की सप्लाई बहुत, डिमांड बढ़ गई। और आपको पता है दुनिया में जब किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई घट जाती है, तो वहां पे शुरू हो जाती है बेईमानी। यानी कि वहां पे गोरख धंधा शुरू हो जाता है उसको सही करने का। जैसे थोड़ी देर पहले आपने कोरोना में देखा होगा कि कोरोना के केस में दोस्तों क्या हो रहा था कि जैसे ही कोविड आया तो उस समय सैनिटाइजर डिमांड बढ़ी तो लोग नकली सैनिटाइजर बेचने लग गए। एक इंजेक्शन बहुत फेमस है रेमडेसिविर, रेमडेसिविर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी तो लोगों ने क्या किया, रेमडेसिविर की जगह पे नकली इंजेक्शन बेचना शुरू कर दिया। ऐसे बहुत सारे वो काम करने लगे। उसी तरह से उस समय नकली दवाओं का कारोबार बढ़ा और नकली दवाओं का कारोबार बढ़ने के बाद सरकार थोड़ी सी टाइट हुई। एक ड्रग इंक्वायरी कमेटी बैठी 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया और ऐसे करते करते फिर आज़ादी हुई। आज़ादी के बाद दवा के क्षेत्र में बहुत काम किए गए। तो फिर ये देखा गया कि भाई दवा अच्छी बने, दवा अच्छी, किसी को नकली दवा ना पहुंचाई जाए, किसी को खराब दवा ना दी जाए, एक्सपायर दवा ना दी जाए, इन सब के लिए बहुत नियम कानून बना। आज़ादी के बाद भारत सरकार की जब गठन हुआ, भारत के लोगों ने बैठे तो उन्होंने एक चीज प्लान किया कि क्यों ना, जैसे मान लीजिए कोई एक खेत है, उस खेत में जो फसल होती है हम पूरा फोकस उस फसल पे करते हैं कि वो फसल हमारी सही हो। अगर थोड़ा सा फोकस इस हम फील्ड पे भी कर ले, थोड़ी सी फोकस इस खेत पर भी हम कर ले, तो हम ये पाएंगे कि फसल पे ऑटोमेटिक काम करना कम पड़ेगा। यानी कि कुल मिला के मोटा मोटी बात यह है कि जिस कंपनी से, जिस भी कंपनी से, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन एरिया, प्रोडक्शन हाउस, या जिसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग एरिया, जहां से दवा बन करके निकल रही है, ठीक है, जहां से दवा बन करके निकल रही है, अगर इस प्रोडक्शन एरिया को ही हम कंट्रोल करना शुरू कर दें, इस प्रोडक्शन एरिया को ही नियंत्रित करना शुरू कर दें कि दवा जो यहां से निकल रही है उसमें खराबी ना हो, बनने की सारी प्रोसेस, दवा कैसे बनाई जाएगी, दवा कैसे स्टोर की जाएगी, इवन दवा के बनाने स्टोर करने के अलावा वहां पे कितने रूम्स होंगे, ठीक है, उन रूम्स का साइज क्या होगा, उसकी रूम की पेंटिंग कैसी होगी, उस रूम में टाइल्स कौन से लगेंगे, उस रूम के कलर, पेंट का कलर क्या होगा, उस रूम में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कितनी होगी, उस रूम में टेम्परेचर कितना होगा, उस रूम में कितने वर्कर काम करेंगे, वर्कर की तबीयत कैसी होनी चाहिए, उसका हेल्थ कैसा होना चाहिए। यानी जब हम सारे पैरामीटर को कंट्रोल करने लगे, उसको सेट करने लगे, तो हो सकता है कि चांसेस को हम 99% जो दवा की फॉल्ट है हम यहीं से सुधार लें। बस इसी की विचार में लाते हुए सरकार ने सोचा एक ऐसे नियम कानून बनाइए, एक ऐसा किताब बनाइए, एक ऐसा नियम बनाइए, यानी आप देखा जाए तो एक ऐसी किताब बनाइए, एक ऐसा संविधान बनाइए जिस संविधान के अंतर्गत ऐसे नियम कानून बनाए जाए जिसके तहत सभी कंपनियों को काम करना जरूरी हो। उसी किताब का नाम है जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। जो जीएमपी की किताब क्या करती है, जीएमपी की किताब हमें गाइड करती है कि ड्रग जो है उसे कैसे बनाना है, कब बनाना है, कितना बनाना है, ठीक है, ये सब चीज हमें जो है वो गाइड करती है ये किताब। तो यानी जब भी किसी व्यक्ति को
कंपनी खोलना है, आप लोग भी फार्मा कर रहे हैं, फार्मा करेंगे, फिर आपको कंपनी खोलने का मन करेगा, तो अगर कोई फार्मास्यूटिकल, आयुर्वेदिक, हर्बल, एनी फूड बेवरेज कोई भी कंपनी आपको खोलनी है, तो खोलने से पहले आपको जीएमपी का अप्रूवल लेना होगा। अब ये जीएमपी का अप्रूवल कैसे मिलेगा? जीएमपी वाले अपनी किताब में जो भी नियम कानून रखे हैं, उन सभी नियम कानून को आपको फॉलो करते हुए अपने सारी फैक्ट्री प्रीमाइसेस, आपकी मशीनरी, आपका इक्विपमेंट, आपका लेबर, आपका वर्कर, आपके लोग, सारा कुछ इनके हिसाब से चलना पड़ेगा। और जब ये जाएंगे चेक करेंगे, हाँ सब ठीक है, तो ये आपको अप्रूवल देंगे, फिर आप धक्का-धक दवा बनाना शुरू कीजिए। यानी कि दवा बनने से पहले फैक्ट्री में सारे प्रीमाइसेस, सारा उपकरण, सब कुछ की देखभाल करने के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं, उसे जीएमपी कहते हैं। तो हम लोगों ने जीएमपी के बारे में थोड़ा सा जान लिया। चलिए हम मोटा मोटा इसके नियम कानून के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जीएमपी के नियम कानून दोस्तों क्या है। थोड़ा सा इसको समझने की हम कोशिश करते हैं कि जीएमपी के नियम कानून क्या है। तो सबसे पहले जीएमपी क्या है, मैंने आपको बता दिया। इसका डेफिनेशन क्या है कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आर द प्रैक्टिसेस रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कंफर्म द गाइडलाइन। ठीक है, एक ऐसा नियम कानून है जो कंफर्म करता है कि जो गाइडलाइन रिकमेंडेड बाय द एजेंसीज, जो जीएमपी वाली एजेंसीज हैं, जो लाइसेंस देती हैं, वो एजेंसीज क्या करती हैं, सभी तरह के मैन्युफैक्चरिंग, सेल ऑफ फूड, बेवरेज, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, डाइटरी सप्लीमेंट, मेडिकल डिवाइसेस, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उन सबको कंट्रोल करने के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं, उसे ही जीएमपी। अब हम बात करते हैं जीएमपी के मोटा मोटी की नियम क्या है। जीएमपी के मोटा मोटी दोस्तों 5 ऑब्जेक्टिव्स, 5 ऑब्जेक्टिव। ध्यान कैसे देना है 5 ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, समोसा बनाने का। मेरा फेवरेट आइटम है, जो पहले मुझे बहुत पसंद था, पसंद अभी भी है। अब वाइफ शादी के बाद खा नहीं पाता, बहुत डांटती है मुझे। जाने दीजिए, दिल की बातें निकल जाएगी, बहुत तकलीफ होती है। हम पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। जो समोसा बनाने की चीजें हैं, अब समोसा के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल मैदा, आलू, ठीक है, कुछ वेजिटेबल्स, टमाटर वगैरह, तेल, कढ़ाई, ईंधन। तो हमें क्या करना है समोसा अच्छा बनाने के लिए? पहले तो जो मटेरियल हम खरीद के ला रहे हैं वो मटेरियल अच्छा होना चाहिए। यानी इसका पहला ऑब्जेक्टिव कहता है कि जो मटेरियल आप खरीद के ला रहे हैं, रॉ मटेरियल, उसे एंश्योर कीजिए कि वो बेस्ट क्वालिटी का है और उसमें किसी भी प्रकार के कंटामिनेशन नहीं मिलाए गए हैं, पहला। दूसरा ऑब्जेक्टिव, अब समोसा भाई आप अच्छा मटेरियल खरीद के ले आए, लेकिन जो कारीगर बना रहा है या जिस बर्तन में आप बना रहे हैं वो भी तो साफ होना चाहिए, कारीगर को भी तो अनुभव होना चाहिए। यानी कि दूसरा ऑब्जेक्टिव कहता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस मटेरियल को इस्तेमाल करके दवा बनाने के लिए वो भी प्रॉपर स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड कौन सेट करता है? जीएमपी सेट करता है। तीसरा, अब हो सकता है कि समोसा आपने बनाया, कारीगर भी अच्छा लाया, मटेरियल भी अच्छा लाया, लेकिन बनाते समय आपने ध्यान नहीं दिया, कढ़ाई आप छान रहे हैं तो ऊपर से मिट्टी गिर रही है, तो छिपकली गिर रही है, तो वहीं पर पान खा रहे हैं वर्कर, वहीं थूक रहे हैं, तो एक थोड़ा बहुत उसमें भी पड़ रहा है। तो अब बहुत कारीगर अच्छे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ट्रेंड है, मशीन भी अच्छा है, एनवायरमेंट भी अच्छा है, लेकिन आपको काम सही से नहीं हो रहा। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि जो प्रॉपर चीजें एडिक्वेट है, क्वालिटी कंट्रोल का, वो ध्यान रखना है। कमरे की लाइट, कमरे का टेम्परेचर, कमरे की साफ सफाई, वर्कर्स की तबीयत, उनका बुखार, उनका हेल्थ, उनके मास्क, उनके सैनिटाइजर, उनके कवर, ये सब कुछ ध्यान रखना है, एडिक्वेट क्वालिटी। चौथा ऑब्जेक्टिव क्या है? समोसा अब आपका चौथा ऑब्जेक्टिव क्या है? बन तो गया है, पता चला बनने के बाद सब कुछ सही किया, जिस काउंटर में रख के आपको बेचना था, जिस डलिया में रखना था, वो डलिया टूट रही है, डलिया खराब, डलिया में डाले समोसा भर सब कुछ जमीन में गिर गया, समोसा तो बर्बाद हो गया, मिट्टी भी गिर गया, या वो कंटेनर में पहले से कोई बिस्तुया मरी है, छिपकली मरी है, चूहा मरा है, कोई गंदगी पड़ी है। यानी कि चौथा ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि दवा बनने के बाद हम जहां पे उसको स्टोर करेंगे, जहां पे रखेंगे, वो प्रॉपर होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड ड्रग व्हिच इज रिलीज्ड फॉर सेल। जो बना के रख रहे हैं उसको प्रॉपरली रखना है, सही से नहीं रखोगे तो दवा हमारी खुद ऐसी की तैसी। और पांचवा ऑब्जेक्टिव कहता है कि जो भी कंपनी लाइसेंस दे रही है उसका दायित्व है कि ये चारों ऊपर के नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये पांचवा ऑब्जेक्टिव है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स लिस्टेड अबव, ईच लाइसेंस शैल इन्वॉल्व मेथोडोलॉजी। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम कुछ कंपोनेंट देख लेते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जीएमपी के। वैसे तो जीएमपी के कुल हमारे 12 कंपोनेंट हैं, मैं यहाँ पे मोटा मोटी आपको 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। कंपोनेंट मतलब जिस नियम का पालन करना है, जिस नियम के बिना जीएमपी अधूरा है। तो
उस मोटा मोटी में उन कुछ नियमों की आपसे बात करने जा रहा हूँ और उस कुछ नियमों को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पहला है हाइजीन इन प्रोडक्शन। जब भी आप प्रोडक्शन दोस्तों करेंगे उस समय आपको एक चीज ध्यान रखना है कि साफ सफाई प्रॉपर हो, वर्कर्स आपके साफ साफ सुथरे हो और उसके साथ साथ वहां पे कोई गंदगी ना हो, साफ सफाई हुई हो। जिस मशीन पे आप काम कर रहे हैं उस मशीन पे काम करने से पहले जो काम पहले हो चुका है उसकी एक भी दवा के पार्टिकल उस मशीन पे चिपके ना हो, वो पूरी तरह से साफ हो चुका हो। दूसरा क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, तो उसकी क्वालिटी के लिए आपको हर स्टेप पे मैनेजमेंट करना है। हर स्टेप का मतलब दोस्तों कैसे हो गया कि जैसे आपको पता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो एक होता है रॉ मटेरियल, बनने से पहले जो मटेरियल आया है उसको चेक करिए, ये पहले स्टेप पे आपको मैनेजमेंट करना है। दूसरा है प्रोसेस्ड मटेरियल, जब मटेरियल बन रहा है उस समय आपको ध्यान देना है, तो प्रोसेस मटेरियल, और बनने के बाद जो रखा गया है उसे बोलते हैं फिनिश्ड गुड। तो फिनिश्ड गुड मतलब एफजी, यानी तीनों स्टेप पे क्वालिटी मैनेजमेंट का ध्यान रखना है कि वो इस चीज को ध्यान रखें। अगला है सुटेबल फैसिलिटी एंड क्वालिटी पर्सनल, यानी जो आपका पर्सनल है, जो भी जितने भी लड़के काम कर रहे हैं वो भी फार्मा करे हैं कि ऐसे नाम ध्यान से उठा लिए हो, कक्षा 10-12 पास है, बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, बी फार्मा मिनिमम होना चाहिए, क्वालिफाइड हो, ट्रेन हो, उसके साथ साथ वहां पे सुटेबल फैसिलिटीज भी हो, ठीक है, कि प्रॉपर है कि मान लीजिए ड्राई करना है तो आपके पास ड्रायर हो, पता चला पंखा हिला के सुखा रहे हो उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर फैसिलिटी, ये सब जीएमपी एश्योर करती है। अगला है कंप्लेंट्स एंड रिकॉल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपको समझना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लेंट्स एंड रिकॉल्स, इसको समझने के लिए हम चलते हैं वापस अपने बोर्ड पर और फिर आप इस चीज को बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लेंट एंड रिकॉल। ठीक है, चलो इसको समझ लेते हैं दोस्तों कि व्हाट इज द कंप्लेंट एंड रिकॉल। देखिए कोई भी जब कंपनी दवा बनाती है, ठीक है, कोई भी कंपनी जो है वो दवा बनाती है, तो वो दवा बनाने के बाद, ठीक है, मान लीजिए कि मैंने 1 लाख टैबलेट बनाया, ठीक है, अब इस 1 लाख टैबलेट को बना करके मान लीजिए कि मैंने मुझे बेचना हुआ, तो मैंने मान लीजिए कि 30,000 जो टैबलेट है मैंने उत्तर प्रदेश में बेचा राजेश फार्मास्यूटिकल को। उसके बाद मैंने अगले 20,000 टैबलेट जो है मैंने उसको उत्तराखंड में भेजा गोपाल फार्मास्यूटिकल्स को। फिर मैंने अगले 40,000 जो ड्रग है वो मैंने मध्य प्रदेश में भेजा, ठीक है, मैं सारा नॉर्थ में भेज रहा हूँ, मैं नॉर्थ का हूँ, ठीक है, वो है मान लीजिए कि मामा फार्मास्यूटिकल। बाकी कुछ दवाइयां हैं, और जब ये हम दवाइयां भेजते हैं तो हम हमेशा जिस ड्रग को बनाते हैं उसका 300 टैबलेट मिनिमम हम अपने पास स्टोर करके रखते हैं, वो सारा नहीं बेच देते हैं, 300 रखते हैं जिसका नाम होता है कंट्रोल सैंपल, सीएस मतलब कंट्रोल सैंपल। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम क्या है कि ये दर्द, मान लीजिए जो दवा है हमने अभी इसको बनाया है अक्टूबर 2022 में, 2 साल की एक्सपायरी है, ये एक्सपायर हो जाएगा सितंबर 2024 में। तो इस सितंबर 2024 के एक्सपायरी के पहले अगर किसी भी जगह से कंप्लेन आई कि भैया आपके टैबलेट में डिफेक्ट है, आपके टैबलेट में क्वालिटी खराब है, वो टूट रहा है, वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, पेशेंट को नुकसान कर रहा है, यानी फिजिकली थेरेपेटिकली किसी प्रकार का अगर कंप्लेन आता है उस केस में आप उसको तुरंत वापस मंगाएंगे, तुरंत वापस मंगाएंगे, कंप्लेन आते ही। वापस मंगाने के पहले थोड़ा सा काम आप करेंगे कि आप अपने घर में जो कंट्रोल सैंपल रखा है उस कंट्रोल सैंपल को निकालेंगे और उसकी अपने लैब में टेस्टिंग कराएंगे। अगर टेस्टिंग में पास होता है तो फिर से कराएंगे, फिर पास होता है तो फिर से कराएंगे, फिर पास हो गया तो किसी दूसरे के यहाँ कराएंगे, अपने यहाँ नहीं कराएंगे, किसी दूसरे के यहाँ कराएंगे। हो सकता है आपका जो वर्कर कर रहा हो वो बनाया भी उसी ने हो, वो अपनी गलती छिपाने के लिए कहेगा नहीं सर पास है, पास है, पास है, वो लोग फालतू बोल रहे हैं, तो आप दूसरी लैब में भेज दीजिए, वहां टेस्ट कराएंगे। अगर सब जगह सही है तो आप उससे बात करिए मैटर कि आपने भाई दवा लेकर आओ, देखते क्या दिक्कत है। और अगर आपके यहाँ से फेल हो गया, आपकी टेस्टिंग में फेल हो गया, आप तुरंत उसको वापस मंगाएंगे, दिस इज कॉल्ड रिकॉल। और इसके अलावा भी जो कंट्रोल सैंपल हमारे पास रखा होता है उसको हर 6 मंथ में, उसकी डेट के हिसाब से हर 6 मंथ में मुझे एक बार टेस्टिंग करनी है, उसके एक्सपायरी तक, 2024 में एक्सपायर है, उसके अगले 6 महीने बाद तक, यानी हम 5 बार टेस्टिंग करते हैं। अक्टूबर में बना तो अगले 6 महीने बाद, फिर अगले 6 महीने बाद, फिर अगले 6, अगले 6 और उसके अगले 6, यानी एक्सपायरी के भी अगले 6 महीने तक हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉल। रिकॉल मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि अगर कोई प्रोडक्ट में हमारी कोई खराबी आ गई, कोई दिक्कत आ गई तो उसको हम वापस मंगाते हैं, दिस इज कॉल्ड रिकॉल।
एंड ट्रेसेबिलिटी, इसको हम ट्रेस करते रहते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी अच्छी बची हुई है और प्रोडक्ट किस प्रोसेस में है, जहां पे हमने दवा बेच दिया है उससे भी बात करते रहे, कोई खराबी तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब करते हैं ट्रेसेबिलिटी। अब हम कुछ कंपोनेंट देख लेते हैं, तो कंपोनेंट में बाकी कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, ये सब आप जानते हैं, जीएमपी मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन आप जानते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखना, क्वालिफिकेशन वैलिडेशन, जो भी दवा आप मंगाए उसको क्वालिफिकेशन वैलिडेशन देखेंगे, कंट्रोल सैंपल, मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन एनालिसिस, जो भी आप टेस्टिंग खुद से करते हैं या बाहर से करवाते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है, पर्सनल ट्रेनिंग एंड हाइजीन, जो भी वर्कर आपके यहाँ काम कर रहे हैं उसकी साफ सफाई, गंदगी ना हो, खासतौर पर जो औरतें काम करती हैं लेडीज, उनके मांग में सिंदूर वगैरह हो तो उनको कैप पहनाई जाए, हाथों में जो नेल पॉलिश वगैरह है उसको बिल्कुल अलाउ नहीं होता, चूड़ियां अलाउ नहीं होता, कहीं काम कर रही है तो चूड़ी का पार्टिकल गिर रहा है, सिंदूर गिर रहा है, तो ये सब पे पर्सनल हाइजीन करना, उनको ट्रेनिंग देना, इक्विपमेंट्स आपके सही होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, और सेल्फ इंस्पेक्शन ये प्रीमाइसेस मटेरियल कोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ आपको ध्यान देना है, ये सारे कुल मिला के 15 कंपोनेंट है, इसको आपको याद रखना, मैं एक बार हट जा रहा हूँ, अब स्क्रीनशॉट लेकर के इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, अब कई तरह के रिक्वायरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अलग है, डॉक्यूमेंट का अलग है, वर्किंग स्पेस का अलग है, वर्कर्स का अलग है, तो थोड़ी थोड़ी बातें हम इनमें भी कर लेंगे। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रॉपर चाहिए, बड़ा, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि वहां पे आप कोई मशीन रखें तो इतने स्पेस बचे मशीन के बाद कि आप वहां पे खड़े होकर काम कर सकें, तो जरा कमरा इतना छोटा है कि मशीन बड़ी से खड़ी कर दिया, बगल बगल जगह ही नहीं, वहां पे खड़े होकर काम कैसे करेगा, ये प्रॉपर होना चाहिए। और इक्विपमेंट, यानी जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जब भी आप कोई कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप कोई जमीन देख रहे हैं भैया इस जमीन पे हमको जब अपनी कंपनी खोलना है, तो उस 4-5 चीजों को आपको ध्यान रखना है। जीएमपी ये कहता है, जीएमपी ये कहता है कि कंपनी बनाने से पहले, जमीन खरीदने से पहले 4-5 बातों का ध्यान दे दीजिएगा, अदरवाइज बाद में मत कहना कि हमारा बहुत पैसा लग गया, हमारा पूरा पैसा बर्बाद हो गया, आप लोग हमको अप्रूवल नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा वो 5 बातें क्या है, आसपास कोई भी गढ़ी तालाब नदी नाला नहीं होना चाहिए जहाँ पे घर का गंदा पानी गिरता हो। दूसरा, कोई भी वहां पे ऐसी पाइपलाइन ना गुजरे आपकी फैक्ट्री के अंदर से जो कि ड्रेनेज हो, सीवर लाइन हो, कुछ भी गंदगा हो, आसपास सोलर कॉम्प्लेक्स का पानी नहीं गिर रहा है, कोई फैक्ट्री का धुआं आपके यहाँ नहीं आ रहा है किसी दूसरी फैक्ट्री का, और आपकी फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है उसका चिमनी स्मोक डस्ट आप कंट्रोल करके रखे हैं, कोई ज्यादा ना निकलने पाए, ये 4 चीजों का आपको ध्यान देना है, ये जीएमपी कहता है। अब बात करते हैं वर्किंग स्पेस कैसा होना चाहिए, भाई वर्किंग स्पेस बड़ा होना चाहिए, जाहिर सी बात है मशीन रखें तो आदमी वहां पे काम कर सके, प्रॉपर फैसिलिटी हो, वहां पे आप मिक्सिंग करना है और सीविंग करना है तो ज्यादा समय स्पेस लगता है, उसके लिए प्रॉपर चीजें यहाँ पे होनी चाहिए, ये आप यहाँ से बोर्ड्स पे देख सकते हैं। स्टोरेज एरिया दिख रहा है आपको सामने स्क्रीन पे, बड़ा बड़ा स्टोरेज एरिया कैसा होना चाहिए, बड़ा सा स्टोरेज एरिया हो जहाँ पे रैक वगैरह रखा हो, अलमारी बनी हो, एसी टेम्परेचर मेंटेन हो, कोल्डिंग सिस्टम हो, ट्रॉली हो, उसको ले जाने के लिए देखना ट्रॉली होगा, आपको धोना नहीं पड़ेगा, पेटियों अगर आप रख रहे हैं उसकी कोडिंग बकायदा कोडिंग करके उसकी प्रॉपर को उस तरह से मेंटेन करना, ये सब काम यहाँ पे किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं मशीनरी और इक्विपमेंट। मशीन कैसा होना चाहिए आपके सामने लिखा है, तो मशीन पहली तरह से या तो वो सेमी ऑटोमेटिक होगा, या तो मैनुअल होगा, या तो फुली ऑटोमेटिक होगा। तो मैनुअल में इंसान काम करते हैं, सेमी ऑटोमेटिक कुछ मशीन कुछ इंसान, और फुली ऑटोमेटिक में पूरी तरह से मशीन काम करते हैं। तो उस तरह की किस तरह की मशीन आप यूज करना है आपको पहले से देखना पड़ेगा। उसके बाद जो वहाँ पे वर्कर हैं, जो भी काम हो रहा है वहाँ पे, जैसे डाइंग, मशीनिंग, बर्निंग, फिल्टरिंग, डाइंग, फिलिंग, ये सब चीजें जो भी काम हो रहा है उसके लिए कौन सा मशीन इस्तेमाल करना है वो आपको पहले से डिसाइड करके रखना होगा, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं कि जो मूवमेंट है वर्कर्स का, वो ध्यान देना है कि काम करते समय उस पे बहुत कम से कम मूवमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट ना हो, ताकि वहां पे किसी भी प्रकार का क्रॉस कंटामिनेशन के चांसेस ना हो। व्हाट इज द क्रॉस कंटामिनेशन, यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया है, तो हम लोग क्रॉस कंटामिनेशन को समझेंगे कि क्रॉस कंटामिनेशन क्या है। चलिए क्रॉस कंटामिनेशन पे हम फिर से थोड़ा सा बोर्ड पे आने की कोशिश करेंगे, और हम यहाँ पे आते हैं बोर्ड पे, व्हाट इज द क्रॉस कंटामिनेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारी कोई फैक्ट्री का एरिया है, और इस फैक्ट्री में हमारे इस एरिया में दोस्तों हमारे पास 4 टैबलेट बनाते हैं, ये हमारा रॉ मटेरियल सेक्शन है, ये हमारा ग्रेनुलेशन सेक्शन है जहाँ पे टैबलेट को ग्रेनुल बनाते हैं, ये हमारा कंप्रेशन सेक्शन है, ये हमारा कोटिंग सेक्शन है, और ये हमारा पैकिंग सेक्शन है। अब हमको पहले मटेरियल इशू करना है, रॉ मटेरियल से, रॉ से ले जाएंगे ग्रेनुलेशन, ग्रेनुलेशन से कहाँ ले जाएंगे, हम ले जाएंगे ग्रेनुलेशन से कंप्रेशन के लिए, कंप्रेशन से कहाँ ले जाएंगे, कंप्रेशन से ले जाएंगे हम लोग कोटिंग के लिए, कोटिंग से कहाँ ले जाएंगे पैकेजिंग के लिए,
अब आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये जो लाइन है वो दोबारा क्रॉस हो रही है। दोबारा क्रॉस होने का मतलब क्या है कि जब भी रॉ मटेरियल ग्रेजुएशन में आ रहा है और उसी समय कंप्रेशन से कोई जा रहा है कोटिंग के लिए, या कंप्रेशन से जा रहा है ग्रेजुएशन से जा रहा है कंप्रेशन के लिए, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की मिक्सिंग के चांसेस, प्रोडक्ट के यहाँ पे मिक्सिंग के चांसेस है। कैसे? मान लीजिए कोई एंटीबायोटिक रॉ मटेरियल से यहाँ पे आया, उसी समय कोई दूसरा ड्रग दूसरी कैटेगरी का यहाँ से यहाँ जा रहा है या यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो जब दवा आपस में टकराएगी, यहाँ पे क्रॉस कंटामिनेशन होगा इस पॉइंट पे, तो दवाओं के मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको जब भी कोई ऐसा बनाना है तो आपको फोकस करना है कि आप इस तरह से रखिए कि मान लीजिए ये रॉ मटेरियल है, तो यहाँ से सीधा चला जाएगा आपके ग्रेनुलेशन में, यहाँ से सीधा चला जाएगा आपके कंप्रेशन में, यहाँ से चला जाएगा आपके कोटिंग में, यहाँ से चला जाएगा आपके पैकेजिंग में, यहाँ से चला जाएगा आपके स्टोरेज में। यानी लाइन सीधी हो ताकि एक भी कोई आपस में क्रॉस कंटामिनेशन ना हो। इसको समझ रहे हैं ना? क्रॉस कंटामिनेशन जब नहीं होगा तो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट के अंदर मिक्सिंग के चांसेस कम होंगे, खराब होने के चांसेस वहां पे कम से कम रहेंगे। ठीक है, ये हो गया। इक्विपमेंट प्रॉपर से लेवल होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए ताकि मशीन हिले ना, सफाई प्रॉपर होनी चाहिए, सब चीजें। और प्रोडक्ट हमेशा एक स्टैंडर्ड एसओपी का था। एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ऐसा प्रोसीजर बनाने का जिसे जीएमपी ने स्पेसिफाई किया है, उसके आधार पर देना। हेल्थ और हाइजीन, जितने भी वर्कर्स आपके काम कर रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो लड़कियां हैं लड़के हैं, उनके बाल बड़े हैं, टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, नेल पेंट गिर रहे हैं, चूड़ियां सिंदूर, खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, बीमार हैं, तो ये सब चीजें से ना हो, उनकी साफ सफाई मेंटेन रखिए, तबीयत सही रखिए। उनकी जितने भी आपके वर्कर्स हैं उनका एक मेडिकल रिकॉर्ड बना के रखिए, उनका एक हेल्थ कार्ड होना चाहिए। उस हेल्थ कार्ड के हिसाब से उनका कौन बीमार है, किस तरह की बीमारी है, किस तरह की बीमारी है तो उसे कौन सेक्शन में नहीं काम करवाना है। ठीक है, ये सारा हेल्थ रिकॉर्ड आपके पास रहेगा। एनुअल टेस्टिंग कराएंगे अपने वर्कर्स की, तो आपको इन सब में एक फायदा मिलेगा कि आपको बहुत दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड, इसमें एक बहुत खास चीज होता है बीएमआर। बीएमआर का फुल फॉर्म होता है बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। ये क्या होता है कि जैसे हम कोई एक बैच दवा बनाने जा रहे हैं तो उस बैच का एक मोटी सी पेपर की फाइल्स होती है। उस फाइल्स में उस दवा का नाम, उसके फार्मूला, उसका मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, उसका रॉ मटेरियल, कौन से केमिस्ट ने ग्रेजुएशन किया, कौन से वर्कर ने कंप्रेशन किया, कौन से वर्कर ने टेस्टिंग की, क्या इसकी टेस्टिंग रिपोर्ट है, कब कितना क्वांटिटी बना, किस डेट को रिलीज हुआ, वो सारा रिकॉर्ड उसके फाइल में है। फ्यूचर में जब कभी आपको दवा निकालनी हुई, कोई रिकॉल करना हुआ, आपने वो फाइल निकाली और उसमें सब डिटेल मिल जाएगा। अच्छा इसको ग्रेजुएशन राम प्यारे ने किया था, अच्छा इसको अफजल ने इसकी कंप्रेशन किया था, अच्छा शौकत अली ने इसका कोटिंग किया था, अच्छा राधा मोहन ने इसकी पैकेजिंग की थी, तो सब आपको मिल जाएगा। तो उसे बीएमआर कहते हैं। तो बीएमआर एक तरह का डॉक्यूमेंट है जिसको आपको बना के रखना है। कब तक रखना है? उस दवा के एक्सपायर होने के भी अगले 2 साल तक। यानी किसी भी बीएमआर को आपको मिनिमम 4 से 5 साल के लिए अपने पास रखना होता है। उसमें सारे कुछ उसके डेटा होते हैं, क्या क्या टेस्टिंग है, कलर है, ऑर्डर है, टेस्टिंग, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा है, वो सारे डेटा वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड भी उसमें होता है कि आपने वो दवा जो मंगाई उसका रॉ मटेरियल कहाँ से मंगाया, भाई शुक्ला जी के यहाँ से ले दवाई आई, फलाने के मिश्रा जी के यहाँ से ये आया, किसके यहाँ से कौन सा प्रोडक्ट आया, फिर कहाँ कहाँ आपने भेजा, वो डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड भी आपको रखना है। और पूरे जितने भी मार्केट से कंप्लेन आ रही है उसका कंप्लेन का भी रिकॉर्ड आपको अपने पास रखना होता है। ठीक है, और हर 6 महीने में एक बार मैंने आपको बताया था कंट्रोल सैंपल की टेस्टिंग होगी, रिकॉर्ड को खंगाला जाएगा, उसको अपडेट किया जाएगा, और कुछ इंटरनल ऑडिट होती है, कुछ एक्सटर्नल ऑडिट होती है, उसके द्वारा ये सब काम किया जाता है। दोस्तों ये कुल मिलाकर मोटा मोटा जीएमपी के बारे में हो गया, एक शॉर्ट में और इंपॉर्टेंट चीज, इतना लिखना आपके लिए पर्याप्त है। मेरे ख्याल से आपको क्लासेस बहुत अच्छी लगी होंगी। अपने एक्सपीरियंस मुझे शेयर कीजिएगा, आपके कमेंट्स मुझे अच्छे लगते हैं पढ़ता हूँ तो। ठीक है, तो 6th सेमेस्टर के हर्बल टेक्नोलॉजी का यूनिट 5 खत्म। आपको शॉर्ट सब्जेक्ट्स है उनको खत्म करूंगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।